जरा सोचकर देखिए, एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जो दुनिया को सिर्फ तर्क और सबूतों से ही समझता है। उसके लिए विज्ञान ही सब कुछ है। वो अमेज़न के घने रहस्यमयी जंगलों में जाता है सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वहां के जो शमन, जो हकीम हैं, वो सब अंधविश्वासी हैं। लेकिन वहां एक बहुत ही पुरानी रस्म के दौरान वो कुछ ऐसा देख लेता है जो विज्ञान के सारे नियमों को तोड़ देता है और उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो ये कहानी है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेरेमी नार्बी की। वो अमेज़न इसी सोच के साथ गए थे कि मॉडर्न साइंस के पास सारे जवाब हैं और वहाँ के आदिवासियों का जो ज्ञान है वो बस मनगढ़ंत कहानियां हैं या शायद एक तरह का पागलपन। नार्वे असल में दो दुनियाओं के टकराव के बीच खड़े थे। देखिए, एक तरफ था पश्चिमी विज्ञान जो प्रकृति को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, एक ऐसी चीज जिससे काटना छांटना है, जिसका विश्लेषण करना है और जिसे कंट्रोल करना है। और फिर दूसरी तरफ थी शमन की दुनिया जो प्रकृति को एक सब्जेक्ट की तरह देखती है, एक जिंदा जागती चेतना जिसके साथ आप एक रिश्ता बना सकते हैं, बात कर सकते हैं। शमन के लिए जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं बल्कि एक जिंदा यूनिवर्सिटी है। और यहीं पर आकर नार्वी का वैज्ञानिक तर्क फेल हो रहा था। सवाल यह था कि अगर शामन सिर्फ अंधविश्वासी हैं तो उन्हें हजारों अलग अलग पौधों के इतने सटीक औषधीय गुणों के बारे में पता कैसे है। ये वो ज्ञान था जिसे खोजने में मॉडर्न साइंस को सालों लग जाते हैं और करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते हैं। यही वो ब्लाइंड स्पॉट था, एक ऐसा सच जिसे उनका साइंटिफिक दिमाग देख नहीं पा रहा था। तो नार्वे की इस कमाल की यात्रा को समझने के लिए हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले वैज्ञानिक का वो ब्लाइंड स्पॉट, फिर ब्रह्मांडीय सर्प का वो विजन, एक वैश्विक गुप्त कोड, जीवन की दोहरी सीढ़ी और आखिर में मिथक और विज्ञान का मिलन। अपने इस ब्लाइंड स्पॉट का सामना करने के लिए नॉर्बी ने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ बाहर से एक ऑब्जर्वर बनकर नहीं रहेंगे बल्कि उस दुनिया में खुद कदम रखेंगे। और उन्होंने एक पवित्र शैमानिक रस्म में हिस्सा लिया। इस रस्म का जो केंद्र था वो था आयोवास्का। ये अमेज़न में मिलने वाली 2 खास तरह की लताओं को मिलाकर बनाया गया एक पवित्र पेय है। ये कोई पार्टी ड्रग बिल्कुल नहीं है। इसे हजारों सालों से बहुत ही सम्मान और सावधानी के साथ इलाज करने और ज्ञान पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। शमन लोगों का मानना है कि आयोवास्का चेतना के उन दरवाजों को खोल देती है जो आमतौर पर हमारे लिए बंद रहते हैं। और फिर जंगल के उस घने अंधेरे में उस तर्कवादी साइंटिस्ट ने आयावास्का पिया और वो चेतना के एक ऐसे समंदर में उतर गया जिसकी गहराई का उसे कोई अंदाजा तक नहीं था। जो उन्होंने देखा वो उनके अपने शब्दों में कल्पना से भी परे था। उन्हें रोशनी से बने 2 बहुत बड़े, एक दूसरे से लिपटे हुए सांप दिखाई दिए। वो सिर्फ जानवर नहीं थे, वो इंटेलिजेंट महसूस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जीवित सूचना हो, कोई लिविंग इन्फॉर्मेशन। उन सांपों ने नार्बी के दिमाग को ऐसी ऐसी तस्वीरों और ज्ञान से भर दिया जो उनकी समझ से पूरी तरह बाहर था। उन्हें लगा जैसे वो ब्रह्मांड के इंजन रूम में पहुंच गए। ये अनुभव इतना ज्यादा शक्तिशाली और असली था कि इसे सिर्फ एक वहम कहकर खारिज नहीं किया जा सकता था। नार्बी का जो वैज्ञानिक ढांचा था वो पूरी तरह से हिल चुका था। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मैंने अभी अभी क्या देखा। अपने उस विजन से परेशान होकर नार्बी ने 1 दशक लंबी रिसर्च शुरू की। वो ये जानना चाहते थे कि क्या सिर्फ अमेज़न के शामन ही इन सांपों को देखते हैं। तो उन्होंने दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं और मिथकों में इसके सुराग खोजने शुरू कर दिए। और जो उन्हें मिला उसने उन्हें हैरान कर दिया। ये जो ब्रह्मांडीय सर्प या कॉस्मिक सर्पेंट का मिथक था, ये तो पूरी दुनिया की प्राचीन संस्कृतियों में मौजूद था। भारत में कुंडलिनी की शक्ति एक सोए हुए सांप की तरह है। चीन में ड्रैगन को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ग्रीस में हर्मीस के कैडुसियस में 2 लिपटे हुए सांप हैं और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों की कहानियों में तो रेनबो सर्पेंट ही रचयिता है। ये सारी संस्कृतियां जो कभी एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं आईं, एक ही प्रतीक की बात कर रही थी। इन सभी मिथकों में कुछ बातें बहुत कॉमन थी। ये सांप हमेशा जीवन, ज्ञान, रचना और इलाज से जुड़े होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये अक्सर जोड़े में दिखाए जाते हैं, 2 सांप जो एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। अब ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता था। नार्बी को ऐसा लगा जैसे वो एक ग्लोबल सीक्रेट कोड को तोड़ने के बहुत करीब पहुंच गए। इस सवाल ने उनकी खोज को और भी गहरा कर दिया। आखिर ये सारी प्राचीन संस्कृतियां जो कभी एक दूसरे से मिली तक नहीं थीं, जीवन के स्रोत को दिखाने के लिए एक ही जैसे प्रतीक का इस्तेमाल क्यों कर रही थीं? वो ऐसा क्या देख रही थीं जो आज हम नहीं देख पा रहे? और इसका जवाब किसी प्राचीन ग्रंथ से नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस की एक किताब से मिला। ये नार्बी का यूरेका मोमेंट था।
एक ऐसा पल जहां सालों की उलझन एक झटके में साफ हो गई। एक दिन बायोलॉजी की किताब पलटते हुए उनकी नज़र डीएनए मॉलिक्यूल की तस्वीर पर पड़ी। द डबल हेलिक्स, एक दूसरे से लिपटी हुई दो लड़ियां, एक दोहरी सीढ़ी। ये तो वही था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने अपने विजन में देखा था। दो एक दूसरे से लिपटे हुए सांप। और अचानक सब कुछ समझ आने लगा। ये जो समानताएं थीं वो चौंकाने वाली थीं। एक तरफ विजन के दो लिपटे हुए रूप, दूसरी तरफ डीएनए के दो लिपटे हुए स्ट्रैंड्स। मिथकों का सर्प जीवन और ज्ञान का सोर्स है और डीएनए भी तो जीवन और सूचना का ही कोड है। शमन अक्सर अपने विजन को रोशनी की रस्सियां कहते हैं और आज मॉडर्न साइंस ये जानती है कि डीएनए भी बायोफोटॉन के रूप में एक रोशनी छोड़ता है जिसे मापा जा सकता है। मतलब प्राचीन दर्शन और आधुनिक बायोलॉजी दोनों एक ही तस्वीर दिखा रहे थे। तो ये बायोफोटॉन हैं क्या? ये हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स के अंदर डीएनए से निकलने वाली बहुत ही हल्की लेकिन मापने लायक रोशनी है। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये सेल्स के बीच कम्युनिकेशन का एक सुपर फास्ट तरीका हो सकता है जो केमिकल सिग्नल से भी तेज काम करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछा। और यहीं पर आकर नार्बी ने अपनी सबसे साहसी और क्रांतिकारी परिकल्पना पेश की। उन्होंने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि शमन चेतना की उस बदली हुई अवस्था में असल में आणविक स्तर पर यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर अपने ही डीएनए को देख रहे हैं? क्या हो अगर वो अपने ही सेल्स के अंदर मौजूद जीवन की उस इंटेलिजेंस के साथ सीधे सीधे बात कर रहे हैं? नाभी का सिद्धांत हमसे विज्ञान छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये हमें विज्ञान का दायरा और बड़ा करने के लिए कहता है, एक ऐसी नई समझ बनाने के लिए जो देखी हुई और अनदेखी दोनों ही दुनियाओं का सम्मान करे। देखिए, यहां ज्ञान के दो तरीके सामने आते हैं। एक है लोगोस यानी विज्ञान और दूसरा है मीथोस यानी शमनवाद। लोगोस बाहरी दुनिया को देखता है, ये कैसे का जवाब देता है कि चीजें काम कैसे करती हैं, और मीथोस भीतरी दुनिया को एक्सप्लोर करता है, ये क्यों का जवाब देता है कि चीजों का मतलब क्या है, उनका महत्व क्या है। और हकीकत की पूरी तस्वीर के लिए हमें इन दोनों की जरूरत है। इससे एक और भी गहरा विचार सामने आता है। क्या हो अगर हमारा दिमाग चेतना पैदा करने वाला कोई कंप्यूटर नहीं है, बल्कि उसे रिसीव करने वाला एक टेलीविजन सेट है? इस थ्योरी के हिसाब से चेतना ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है और हमारा दिमाग बस उस सिग्नल को पकड़ने वाला एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और शायद ayahuasca जैसी शमानिक प्रैक्टिस दिमाग के इसी रिसीवर की ट्यूनिंग को बदल देती हैं और हमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर ले जाती है जहां हम जीवन के उस कोड को सीधे सुन सकें। तो आखिर में इस कॉस्मिक सर्पेंट का सबसे बड़ा संदेश क्या है? इसका सबसे बड़ा तोहफा है एकता और जुड़ाव का एक बायोलॉजिकल सबूत। डीएनए इस ग्रह पर मौजूद हर जिंदा चीज को एक दूसरे से जोड़ता है। हमारा डीएनए, एक पेड़ का डीएनए, एक मछली का डीएनए, ये सब मौलिक स्तर पर एक ही भाषा में लिखे गए हैं। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम ही प्रकृति हैं। और शायद यही वजह है कि आज का जो पर्यावरण संकट है वो कोई बाहरी समस्या नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर चेतना का संकट है। तो ये पूरी यात्रा अमेज़न के जंगलों से शुरू होकर वापस हमारे अपने शरीर के अंदर आ जाती है। ये कॉस्मिक सर्पेंट किसी दूर के जंगल का मिथक नहीं है। यह वो बुद्धिमान प्राचीन कोड है जो अभी इसी पल हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर कुंडली मारे बैठा है। हम सब उस ब्रह्मांडीय ज्ञान की एक जीती जागते लाइब्रेरी हैं। ये खोज हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, बल्कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत सवाल छोड़ जाती है। हमारे अंदर कौन सा ब्रह्मांडीय राज छिपा है? और इसका जवाब अब हम सबको खुद ही खोजना है।